और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश निशब्द जोशीमठ का दर्द निशब्द इसीलिए क्योंकि सरकार ने यह मान लिया है कि जोशीमठ के बड़े इलाके को खाली कराना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि इस इलाके में जो मकान है, जो होटल हैं, जो दुकानें हैं या सरकारी दफ्तर हैं, वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जनता पर दुख और दर्द की दोहरी मार का जिम्मेदार कौन है? सरकार भविष्य के लिए कितनी तैयार है? क्या दरार के संकट का हल जोशीमठ का उजड़ना है? क्या होटलों पर हथौड़ा ही आखिरी विकल्प है? क्या विकास के नाम पर चल रहा विनाश इसका जिम्मेदार नहीं है? सरकार का मानना है कि जनता के पुनर्वास से इसका एकमात्र विकल्प है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जोशीमठ की जनता का दर्द निशब्द है। क्यों सरकार अभी भी विकास की भारी भरकम मशीनों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है? क्या इन मशीनों का शोर जनता के निशब्द दर्द पर सैकड़ों लोग अपने घर और अपने कल के लिए चिंता में डूबे हैं। पहले अपना घर बचाने के लिए प्रदर्शन को लाचार हुए, अब अपने घर के लिए मुआवजा और आगे पुनर्वास के लिए पक्का भरोसा पाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जोशीमठ के लोगों को क्यों राहत और पुनर्वास का पूरा भरोसा नहीं दे पा रही सरकार? क्यों सही मुआवजा देने के लिए अभी भी सर्वे का इंतजार किया जा रहा है? देखें रिपोर्ट। में लाचार बेसहारा हो गए। यहाँ रहना बहुत खतरे में है हमारे लिए। पिछले कुछ दिनों से जो दरारें आ रही थी वो परसों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बद्री धाम दरक रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, लोग रो रहे हैं, चार धाम के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के रास्ते बंद होने का संकट पैदा हो गया है, लेकिन क्या कुछ इमारतों को गिरा देना ही इस संकट का हल है? क्या 2 होटल पर हथौड़ा ही आखिरी विकल्प है? दरार का संकट जोशीमठ को उजाड़ देना है। क्या भारी भरकम विकास विनाश का कारण नहीं है? पहाड़ खतरे में है, प्रलय की आहट है, धंसते पहाड़ इसके गवाह हैं। धंसती सड़कें और जमीनें, दरकती दीवारें, घरों को फोड़कर निकलता पानी, चाहे गलियां हो या अस्पताल, मंदिर हो या स्कूल, सब काल के जबड़े में फंसे हैं। जोशीमठ में लगातार घरों, खेतों में जमीन खिसकती जा रही है। हजारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। लोग दहशत में हैं। घर में सोने में भी डर लग रहा है। बगल वाले बिल्डिंग का होटल का इतना दबाव पड़ गया है कि मेरी बिल्डिंग होटल फटने वाला है, और जब वो कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए मैं लाचार बेसहारा हो गया। मैं कुछ भी बोल सकता। जोशीमठ में अब प्रभावित क्षेत्र के होटलों को गिराने का काम शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी ने संकट और गहरा कर दिया है। एसडीआरएफ ने होटल मलारी इन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया है, लेकिन मुआवजे पर अभी भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई न उन्होंने दबाव डाला, न उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या मुआवजा क्या तय हुआ? कोई मुझे पता नहीं, मेरे साथ कोई तय नहीं हुआ। इधर जोशीमठ में जमीन खिसकने का असर सेना पर भी हुआ है। आर्मी बेस की 25 से 28 इमारतों में मामूली दरारें आई। सैनिकों को अस्थायी रूप से औली शिफ्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकों की टीम को भी जोशीमठ भेजा गया। इधर सीएम धामी ने कह दिया है कि जोशीमठ खत्म होने का माहौल ना बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से जोशीमठ के हालात का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं,
प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। सरकार ने संकट के बीच कमाई पर चिंता जताई। सीएम धामी ने कहा, जोशीमठ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। 4 महीने बाद 4 धाम की यात्रा भी है। डर का माहौल बनाने से पर्यटक नहीं आएंगे। अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। सीएम ने प्रभावितों के खाते में फौरी तौर पर 1,50,000 रुपए की मदद पहुंचाने की बात कही। सर्वे रिपोर्ट आने पर और मुआवजे की बात कही, लेकिन जनता ने फिर से मुआवजे पर आशंका जता दी। इधर बुलडोजर चलने के बीच घरों को खाली कराने का काम जारी रहा। 131 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। अब तक 589 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। संकट के बीच पिछले 24 घंटों में जोशीमठ में 50 से ज्यादा अन्य घरों में दरारें देखी गई। पहले ये आंकड़ा 723 था। कुछ लोगों को होटलों में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी दरारें थी। इससे लोग नाराज हो गए। जोशीमठ में घर के सर्वों को लेकर असमंजस बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। एक कमरे में 3-3 परिवार रह रहे हैं। छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए सर्द रातें किसी बुरे सपने के समान साबित हो रही हैं। सुबह होने पर इनमें से ज्यादातर परिवार अपने घरों के बरामदों में आकर बैठ जाते हैं। सर्द रातों में जोशीमठ कस्बे के लोग घर के बाहर रात बिताने को मजबूर हैं। लोग अलाव के सहारे घर से दूर जिंदगी बिता रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब घर होते हुए घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। कपकपाती ठंड में ये लोग अनजान डर के साए में घर के बाहर सर्द रातें बिताने को मजबूर हैं। इधर इसरो ने अपने सैटेलाइट से जोशीमठ की आपदा का जायजा लिया। इतना डरावना परिणाम सामने आया है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैटेलाइट ने जो स्थिति दिखाई है, उसके अनुसार पूरा जोशीमठ शहर धंस जाएगा। इसी के आधार पर राज्य सरकार लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकाल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी के रिसाव के कारण जोशीमठ के पहाड़ों में गुफाएं बन गई है। ऊपर पहाड़ दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गए। चमोली जिला पूरा टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली अनियमितताओं के ऊपर मौजूद जमीन पर बसा है। यानी तेज बारिश और भूकंप दोनों से होने वाले भूस्खलन से जोशीमठ और पूरा चमोली जिला तहस नहस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौट
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उजड़ते आशियाने, भावुक चेहरे, बेबस परिवार, जोशीमठ के हर दरकते घर की बस कहानी यही है। जोशीमठ अपनी जगह से सालाना 2.5 इंच खिसक रहा है। सरकार कह रही है कि फिलहाल सभी बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। हकीकत ये कि जोशीमठ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर सड़क बनाने के लिए कई जगह ड्रिलिंग जारी है। तो क्या खतरे की इतनी बड़ी आहट के बाद भी सरकार नहीं चेती है? क्या जोशीमठ के संकट को अभी भी सही से नहीं भांपा जा रहा है? क्या पिछली रिपोर्ट्स की तरह इस बार भी इन्हें कागज मानकर नजरअंदाज किया जाएगा? रिपोर्ट देखिए आप। घर बनाई, अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। खाली अपने मौखिक में बता रहे यहाँ से भागो। 5 तारीख को हमको यहाँ से भगाए उन्होंने, उधर हटो, यहाँ रहने लायक नहीं है कह के। निशब्द है ये दर्द, बेबस है जनता। इन्हें कयामत की आहट डरा रही है। भारी भरकम मशीनों के शोर में इनकी आवाज दब गई है। जी जोशीमठ से आ रहे हैं, जानकी देवी है। जानकी जी कहाँ जा रहे हो आप? पीपल कोटी जाएंगे सर, कहाँ जाए? अपना घर खाली करके आए? हाँ जी। क्या हुआ था घर में? ऐसी दरारे मरारे आए थे उसमें, तब क्या करे जी, छोड़ना ही पड़ेगा हमको, बच्चे लेके सिर्फ रहना ही पड़ेगा। क्या करे फिर? तो सारा घर खाली करके आ गए? जी। हम लोग जोशीमठ मतलब प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं। बचपन हमारा यहीं पे बीता है, बट ये है पापा मेरे सर्विस करते हैं कानपुर में, तो स्टडी हम लोगों की वहीं से हो रही है। अभी हम लोग वहीं पे थे, तो अचानक से हमें ये मतलब पता चला कि यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, घर पे रेड क्रॉस पड़ गया है। तो मतलब हम लोग सडनली यहाँ पे आए हैं और अपना सामान यहाँ से सुरक्षित कहीं मतलब ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे मतलब हमारा सामान बच सके। तो आपके घर में भी काफी दरारें आ गई? घर पे दरारें हैं, हाँ जी। तो स्पेशली आप लोग कानपुर से सिर्फ अपना सामान बचाने? हाँ जी, हाँ जी, सामान तो बचा है एटलीस्ट। जी सर, वहाँ भी पहले कम दरारें थी, लेकिन 2-3 तारीख को बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं, जिसके कारण जो प्रशासन का आदेश आया है कि आप अपने घरों से अपना सामान खाली करवाइए। तो सर अभी हम अपना सामान खाली कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि जो हमारा सामान है, पूरे जिंदगी भर की पूंजी वहाँ जुड़ी हुई है, बहुत सारा सामान है, लेकिन अभी अपना सामान हम कहाँ शिफ्ट करें? ना तो अभी प्रशासन की तरफ से हमें कोई जगह बताई गई है जहाँ हम अपना सामान शिफ्ट कर सकें, लेकिन अभी फिर अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम जैसे तैसे कहीं किराए के कमरे लेके वहाँ अपने सामान को डाल रहे हैं ताकि वो सामान सुरक्षित रह सके हमारा। खतरे का अलार्म पहले ही बज चुका है, अब मौसम की दोहरी मार और डरा रही है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, कुदरत का क्रोध अब और आपा खो रहा है। उजड़ते महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी है उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त, उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो कल तक जो हमारे आंकड़े थे नगर पालिका जो सर्वेक्षण कराया गया, लगभग 584 भवन कल तक जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी, उनकी जमीन वगैरह बहुत तेजी से धंसी थी। किंतु कल रात को मैं देहरादून गया था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में। कल रात को मुझे सूचना मिली कि लगभग 12 बजे से एक बार पुनः धूधा शुरू हो गया है, लोगों के शीशे चटकने शुरू हो गए, लोगों घरों में चढ़चढ़ाहट की आवाज आनी शुरू हो गई। रात को हम रात भर सो नहीं पाए। आज सुबह मैंने जब पता किया तो लगभग मारवाड़ी वार्ड जो कि विष्णुप्रयाग जो पुल है वहां से हमारा मारवाड़ी वार्ड लगता है, सिंघार वार्ड जिसकी आबादी कम
से कम 3000 की है, मारवाड़ी वार्ड 500 की आबादी है, और उससे जुड़ा ऊपर को मनोहर बाग वाला क्षेत्र बहुत तेजी से धंसा हुआ, कम से 1-1 फीट जो मकान नीचे धंसे हैं। जिस पे दरारें हैं, इस रेंज में जितने घर होंगे, मकान होंगी, लैंड होगा, उस पूरे में दरार होगी। तो 20-25 हज़ार की जो आबादी है, इस आबादी का जो दबाव है, तो अगर यहाँ कुछ होता है तो यहाँ बड़े नुकसान की संभावना है। हाँ, रेणी में क्योंकि 50 परिवार रह रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी आगे आप आए जहाँ जहाँ वो हो रहा है, तो छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि गांवों से लोग शिफ्ट होकर के जोशीमठ आ गए। लेकिन जो है यहाँ अगर कोई बड़ा नुकसान होगा तो वो आपदा बड़ी हो जाएगी। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहीं छावनी बाजार में हम सब लोगों का वहाँ पे अपना मकान है। तो यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें, क्योंकि 2021 और में जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, उस आपदा से नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक, दिसंबर के बाद छावनी बाजार भूस्खलन से निकलना शुरू हो गया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नहीं सुनी है। 22 फरवरी को हमने प्रधानमंत्री जी को अपना लेटर दिया था, उनका जवाब आया उत्तराखंड सरकार को, रईस अहमद को, उप सचिव को, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को, तो उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। साल भर के बाद भी अभी तक शासन ने हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि जहाँ पे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। क्या दिक्कत है भाई, इतने छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं हम ठंड में, ऐसे वैसे भी दूध पीने वाली बच्ची है मेरी, आनी पल घर ही पे छोड़ दिया मैंने। क्या हुआ आपके मकान? मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा, दरारों से बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। क्या आपका पूरा परिवार यहीं पे? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं पे है। ये यहाँ पर मेरे पति है, यहाँ पर खड़े हो रखे। कौन कौन है आपके परिवार में और क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे 4 लड़कियां हैं मेरी। सबसे पहले मेरी दिया है, तब रिया है, तब दिव्या। और प्रशासन के द्वारा आपको कोई व्यवस्था की गई है? अभी कहाँ का व्यवस्था, खाली यहाँ बोल रखे अभी यहाँ सोने के लिए आना क्या। आज एक बात सामने आई कि आप लोगों के लिए कुछ मकानें बनाई जा रही, करीब 2000 मकान प्री फैब्रिकेट। तो कितने खुश हैं आप लोग? जब तक बनाया नहीं तब तक क्या खुश होना है। जब तक बना के दिया नहीं सरकार ने, तब तक अभी क्या खुश होना है हमने। लोग अपने पुश्तैनी मकान, घर, आंगन और खेतों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। दर्द ऐसा कि उनसे पहले ही उनके आंसू अपना घर छोड़ रहे हैं। लेकिन इस हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या दरकती इमारतों ने पहाड़ में बेतरतीब इमारत की हकीकत को बेपर्दा कर दिया? सवाल इसीलिए क्योंकि जहां 12 मीटर से ऊपर की इमारत बनाने पर रोक हो, भूस्खलन क्षेत्र 30 डिग्री स्लोप पर निर्माण प्रतिबंधित हो, वहां ना कोई नियम चला और ना कायदा। बस नगर पालिका से सेटिंग गेटिंग कर अनुमति जारी होती रही और जोशीमठ की धरती पर बोझ बढ़ता चला गया। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो जोशीमठ जैसे महत्वपूर्ण शहर को लेकर अब तक सरकारें बेपरवाह नजर आई हैं। तभी तो जोशीमठ की जमीन धंसने की नौबत आई है। घरों में चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ खंड खंड कर दिए गए। इंसानों ने अपनी लालच में देवभूमि को छलनी कर दिया। सड़क सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों का बेहिसाब दोहन किया। सिंकिंग सिटी के इस तिलिस्म की सच्चाई यही है। हिमालय ऐसे ही खतरे में नहीं है, पहाड़ों के बाशिंदे ऐसे ही खौफ में नहीं है, जहां के जर्रे जर्रे में आंखें खोलने वाली कहानी है। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी।
हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ। उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बांधों, टनल्स की क्रूर बाहों में उत्तराखंड के कई कस्बे डूब चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। अब तक सरकारें सोती रही या फिर हर बार रिपोर्ट का इंतजार करती रही। नहीं तो 2013 में संसद में सुषमा स्वराज ने जब चेतावनी दी, तब अगर सरकार जाग जाती तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। जोशीमठ के इस संकट की चेतावनी 50 साल पहले भी दी गई। जोशीमठ पर आए इस खतरे को लेकर साल 1976 में भी भविष्यवाणी कर दी गई। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था। ये भी बताया गया था कि भूस्खलन से जोशीमठ को बचाने के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका किस तरह तय की जा सकती है, वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसके बाद साल 2001 में भी एक रिपोर्ट में इस खतरे को लेकर आगाह किया गया था। MPS बिस्ट और पीयूष रौतेला ने एक रिसर्च में बताया था कि इस भू धसाव के पीछे कई कारण हैं। सेंट्रल हिमालय पर मौजूद जोशीमठ का मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्षेत्र में होना इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक जोशीमठ के खतरे की आशंका कई बार जता चुके हैं। उन्होंने शहर के बेतरतीब निर्माण कार्य और टनल के निर्माण कार्य को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। माना यह भी जा रहा है कि जोशीमठ पर खतरे के रिसर्च को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जोशीमठ शहर आज खतरे के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी खत्म हो सकता है। हालांकि फिलहाल लोगों की सड़क पर उतरने के बाद सरकारी तंत्र जागा है। जोशीमठ को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। शहर का सर्वे शुरू हो गया है। आपदा प्रबंधन टीम भी इलाके में सक्रिय हो गई है। ऐसे में क्या अब भी सरकार के माथे पर भविष्य की चिंता की लकीरें खिंचती है, या फिर हर बार की तरह सर्वे की रिपोर्ट का बहाना ही फिर से बेबस जनता को निशब्द कर देगा? ये तो फिलहाल समय के फेर में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।